नमस्कार। मैं प्राध्यापक अविनाश पाटिल, न्यू कॉलेज कोल्हापुर। आज के लेक्चर में हम लोग शिवाजी विश्वविद्यालय बीए भाग 1 वैकल्पिक हिंदी के अंतर्गत जो पाठ है पंचलाइट नाम का, जिसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने, उस पाठ अथवा उस कहानी को लेकर के बात करेंगे। हिंदी साहित्य में लेखन करने वाले अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग विधाओं में साहित्यिक रचनाओं का निर्माण किया और उनमें से प्रत्येक साहित्यकार की अपनी अलग खासियत रही है। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य में एक आंचलिक रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। आंचल माने प्रदेश, और प्रादेशिक विशेषताओं के साथ किसी भूभाग को या किसी प्रदेश को अपनी साहित्यिक रचनाओं का विषय बनाना आंचलिक रचनाओं की एक विशेषता है। पंचलाइट नाम की कहानी इस पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित की गई है उसमें बिहार के एक छोटे से गांव का वर्णन है। ये तब का समय है जब हमारे देश में छोटे बड़े गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ के भोले भाले अनपढ़ लोग जो हैं वह उतने प्रगत नहीं थे जितने आज के माहौल में हम अपने इर्द गिर्द होने वाले छोटे बड़े गाँव में देख लेते हैं। पंचलाइट इसका अर्थ है पेट्रोमैक्स, जिसको बत्ती भी कहते हैं। और इस पंचलाइट के गांव में आ जाने से एक अलग प्रकार का माहौल निर्माण हो जाता है और कुछ समस्याएं भी निर्माण हो जाती है। तो यह इस कहानी में आने वाले जो पात्र है, उनकी भाषा है, इसको जानबूझकर एक प्रादेशिक या आंचलिक विशेषताओं के साथ रेणु जी ने हमारे सामने रखा है। ये जो कहानी है ये कोई प्रबोधनात्मक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के देहात का चित्रण करने वाली कहानी है। और इस कहानी को हम मनोरंजनात्मक रूप में स्वीकृत करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। इस कहानी में अलग अलग प्रकार के जो पात्र हैं उन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के साथ ही यह पात्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो व्यक्तित्व और जो उनका कृतित्व है उससे थोड़ा सा परिचित हो ले। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के जनपद पूर्णिया के आरोही हिंगना नामक एक छोटे से गांव में हुआ। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु का स्थान अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। वे जिंदगी भर शोषण और दमन का संघर्ष करते रहे। राजनीति के में सक्रिय भागीदारी होने के कारण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम में अहम भूमिका निभाने का भी अवसर मिला है। उन्होंने सन 1950 में नेपाली जनता को राजेशाही के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ सशस्त्र क्रांति और राजनीति के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। 1952-53 में वे बुरी तरह से रोगग्रस्त रहे और उसके बाद उनका राजनीति की अपेक्षा साहित्य निर्माण की ओर अधिक झुकाव रहा। इसी दौरान रेणु जी प्रथम किंतु बहुचर्चित उनका जो उपन्यास है मैला आंचल, जो उन्होंने 1954 में लिखा, उसको उन्होंने प्रकाशित किया। रेणु जी अपने जीवन काल के अंतिम समय में फिर से एक बार राजनीति से जुड़ गए। वे पुलिस के दमन के शिकार हुए। उन्होंने पद्मश्री की उपाधि जो उनको मिली हुई थी उसको भी उन्होंने त्याग दिया है। 11 अप्रैल 1977 में रेणु जी का निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाओं में उनका बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति यह है। उनके कथा साहित्य में या कहानी संग्रहों में ठुमरी, अग्निखोर, आदम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी और प्रतिनिधि कहानियाँ, ये इनके कहानी संग्रह है। और इनके संस्मरणों में ऋण का धनजल और उनके रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकांकी के दृश्य, उत्तर नेहरू चरितम, समय की शिला पर, ये इनके कुछ रिपोर्टाज है। और रेणु जी जो है वह कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इस तरह से कोई भी साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचनाओं का जब निर्माण करता है
तो उनके व्यक्तिगत जीवन के अपने अनुभव जो है वह उसमें प्रतिबिंबित हो ही जाते हैं। रेणु जी ने अपने जीवन में आर्थिक विवंचना और शोषण का तो सामना किया ही है, लेकिन वह एक साहित्यकार के रूप में, एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली रचनाकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। ये जो कहानी पंचलाइट नाम की है, यह उनके ठुमरी नाम के काव्य संग्रह से ली गई है। और रेणु जी जो कि देहात से, जो ग्राम या गांवों से जुड़े हुए हैं, वहाँ का माहौल, यानी खास करके बिहार के पूर्णिया अंचल या प्रदेश का जो ग्रामीण माहौल है, उसका चित्रण बहुत सुंदर तरीके से अपनी रचनाओं में कर चुके हैं। गाँव की हर बिरादरी में अपनी अलग अलग न्याय व्यवस्था हुआ करती है, अलग अलग टोलियाँ हुआ करती थी, और वह अपने समुदायों के लोगों के साथ जो अगर कोई अन्याय हो जाता है तो उसके प्रति वह न्याय करती, उनमें अलग प्रकार की एकता दिखाई देती। और इस तरह की गाँवों की पंचायतें या टोलियाँ या इस तरह की जो व्यवस्था है, उसमें जब एक पंचलाइट आ जाता है, पंचलाइट माने पेट्रोमैक्स, जो कि महतो टोली में आ जाता है, तो उसके वहाँ आ जाने से वो उस गांव में या उस महतो टोली में एक अलग प्रकार का उत्साह का वातावरण निर्माण हो जाता है। और परंतु सबसे अहम समस्या ये बन जाती है कि उस महतो टोली में आए हुए पंचलाइट को जलाएगा कौन। इस तरह की ये कहानी है, और इस छोटी सी कहानी के माध्यम से महतो टोली की जो बिरादरी है, उसकी प्रतिष्ठा है और वहाँ के लोगों की मानसिकता है, उसका काफ़ी सुंदर चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपनी रचना में किया है। सीधे हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और फिर उसमें से कुछ हिस्से का यहाँ विश्लेषण होगा। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है इस बार रामनवमी के मेले में। गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा छट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटगी झाने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? देखते नहीं है पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ठिबरी को तो बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। यहाँ तक का हिस्सा हम समझने का प्रयास करेंगे। ये जो महतो टोली है, जो महतो लोगों के साथ या महतो समुदाय के लोगों के साथ जो है वह न्याय करती, और किसी पर अगर किसी के द्वारा जुल्म हुआ है तो उसको दंड और जुर्माना किया जाता जिसने अन्याय किया है। और इस दंड और जुर्माने के पिछले 15 महीने के पैसे महतो टोली के पंचों ने इकट्ठा किए और उसमें से एक पेट्रोमैक्स खरीदा है रामनवमी के मेले में जाकर। ये जो गांव है, इस गांव में कुल मिलाकर 8 पंचायतें थी और हर एक पंचायत के पास कुछ अलग अलग अपनी अपनी टोली की चीज़ें थी, जिनमें से दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स या पंचलाइट जिसको गांव वाले कहते हैं वो थी। और हर एक की अपनी एक अलग अलग सभा चट्टी थी। सभा चट्टी माने सभा स्थल, जहाँ बैठ करके लोगों के साथ जो है वो न्याय किया जाता, या महतो टोली के लोग इकट्ठा होकर के आपस में विचार विनिमय करते, ऐसा एक सभा स्थल। और सभी पंचायतों के पास ये सारी चीज़ें, जिनमें से दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स, इस तरह की चीज़ें थी। पंचलाइट खरीदने के बाद महतो टोली के जो पंच थे उन्होंने मेले में ही ये तय किया था कि पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बचे हैं उससे पूजा की सामग्री खरीदेंगे, क्योंकि बिना पूजा के
ये जो कल कब्जे वाली चीज़ है, कल कब्जे वाली चीज़ माने अलग अलग पार्ट्स जोड़ करके या अलग अलग पुर्जे जोड़ करके बनाई गई चीज़। और पुण्याह शब्द का अर्थ है आरंभ या शुरुआत। तो उन्होंने ये तय किया था कि जैसे ही इस पंच लाइट को जलाएंगे तो उससे पहले ये जो 10 रुपये बचे हैं उससे खरीदी हुई जो पूजा की सामग्री है उससे उसकी पूजा की जाएगी और बाद में उसको जलाया जाएगा, क्योंकि ये कल कब्जे वाली चीज़ है और इसकी शुरुआत या इसका प्रारंभ बिना पूजा के, बिना नेम टेम के नहीं किया जाएगा। ये भी सोचने लगे वे कि अंग्रेज़ों के राज में भी पुल बनाने से पहले किसी न किसी की बलि दी जाती थी। तो वो लोग भी इस प्रकार की मान्यताओं पर विश्वास करते थे और इसीलिए महतो टोली के पंचों ने ये सोचा कि इस पंच लाइट को जलाने से पहले इसकी पूजा हो जाएगी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही माने अंधेरा होने से पहले ही अपने गांव की तरफ जो है वह लौटने लगे। तो इन पंचों में सबसे आगे जो छड़ीदार था, छड़ीदार माने एक सामान्य सा पंचायत का कर्मचारी जिसको चौकीदार वगैरह भी कहते हैं, वह एक सामान्य चपरासी किस्म का कर्मचारी अपने माथे पर पंच लाइट का डिब्बा लेकर चल रहा था और उसके पीछे पीछे फिर सरदार, दीवान और बाकी पंच जो है वो पैदल चलते हुए दिन दहाड़े ही गांव की तरफ जो है वह आने लगे थे। गांव के बाहर ही एक फूंटगी झा नाम का व्यक्ति उन्हें जानबूझकर टोक देता है। अब ये लोग बड़े उत्साह से अपनी टोली के लिए पंच लाइट लेकर गांव में पधार रहे हैं, लेकिन वह बाहर ही उनसे मजाक करते हुए कहता है, कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो। अब पंच लाइट का अर्थ है बत्ती या पेट्रोमैक्स और लालटेन का अर्थ है जिसको मराठी में हम लोग कंदील कहते हैं। तो उनके पंच लाइट को जानबूझकर टोकते हुए ये फुटगी जहाँ कहता है कि कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो। तो ये सोचकर जो पंच है वह नाराज हो जाते हैं और फुटगी जहाँ से कहते हैं, देखते नहीं है पंच लाइट है, बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ठिबरी माने सामान्य सा दिया, इसको तो बिजली बत्ती कहेंगे, और दूसरों के पंच लाइट को लालटेन। माने ये लोग इसी तरह से कोसते हैं, इसी तरह से ये लोग बात करते हैं। अपने घर की सामान्य जो ठिबरी अथवा सामान्य दिया है इसको तो बिजली बत्ती कहेंगे, और कोसते हुए दूसरों के पंच लाइट को लालटेन। इसी तरह से उपेक्षा से, अवहेलना से वो बात करते रहते हैं। अब इससे आगे का हिस्सा, टोले भर के लोग जमा हो गए, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है, पंच लाइट। छड़ीदार अगनू महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छाछू मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। अब यहाँ तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। महतो टोली में पंच लाइट के आ जाने से एक अलग प्रकार का उत्साह का वातावरण निर्माण हो जाता है। गांव के भोले भाले लोग अपने महतो टोली में आए हुए इस पंच लाइट को देखने के लिए सभी लोग, जहां औरतें, बूढ़े, बच्चे, मर्द सभी वहां जमा हो गए। सभी अपना काम छोड़कर चले आए और एक दूसरे से कहने लगे, चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है। तो इस तरह के एक उत्साह की, एक आनंद की लहर जो है वह महतो टोली में फैल गई। जहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई तो वहाँ छड़ीदार अगनू महतो इकट्ठा हुए उस भीड़ में से लोगों को चेतावनी देकर कहने लगा, हाँ हाँ ज़रा दूर से तुम छाछू मत करो, कहीं इस पंच लाइट को ठेस न लगे। यानी इतने सारे लोग वहाँ इस पंच लाइट को जलता हुआ देखने के लिए या पंच लाइट को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। सरदार ने अपनी स्त्री माने अपनी पत्नी से कहा कि शाम को इसकी पूजा होगी, तुम जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ, माने पूजा की तैयारी करो, नहा धोकर तुम पूजा की तैयारी करो, शाम को इसकी पूजा होगी। माने एक अलग प्रकार का आनंद का माहौल इस महतो टोली में इस पंच लाइट की बदौलत निर्माण हो गया। इससे आगे
टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपने भक्तिया पच्छकों को समझाकर कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर धरने में टेढ़ वेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट, पंचलेट, पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपए। मैंने कहा कि दुकानदार साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। अब यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देखेंगे। टोले भर के लोग उस सरदार के दरवाजे पर इसलिए जमा हो गए क्योंकि उनमें एक आनंद का माहौल निर्माण हो गया, एक खुशी की लहर निर्माण हो गई कि यह अपना नया आया हुआ पंचलाइट वो देखे। उस महतो टोली की जो कीर्तन मंडली है, कीर्तन मंडली माने गांव में कीर्तन करने वाले लोगों का जो समूह है, उसका मुलगैन, मुलगैन माने मुखिया, उस मुखिया ने अपने समूह में होने वाले जो कीर्तन करने वाले लोगों का समूह है, उसमें होने वाले भक्तों को कहा, समझा कर कहा कि देखो आज की शाम हम लोग पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन करने वाले हैं। और जो लोग बेताले हैं, बेताले माने गाने और बजाने का जिनको सही ढंग पता नहीं है, जो इधर उधर वैसे ही बजा लेते हैं, ऐसे बेताले लोगों से मैं पहले ही कह देता हूँ कि यदि आज तुमने सुर धरने में या ताल धरने में, आखर धरने में अगर इधर उधर किया तो कीर्तन मंडली की टोली से तुम्हें दूसरे दिन एकदम से बाहर निकाल देंगे, एकदम से बैकाट कर लेंगे हम। सिर्फ मर्द या सिर्फ जवान बूढ़े लोग ही नहीं, बल्कि औरतों में भी इस कदर से आनंद का माहौल निर्माण हो गया कि उस टोली में होने वाली औरतों की मंडली में एक बुजुर्ग औरत है जिसका नाम है गुलरी काकी। वो गुलरी काकी तो इतनी खुश हुई कि वह गोसाई का गीत ही गुनगुनाने लगी। गोसाई माने गोसाई तुलसीदास, तुलसीदास का भजन ही वह गाने लगी। और छोटे छोटे बच्चों ने भी बेवजह शोर मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने से 1 घंटा पहले सभी लोग जो है उस सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और सबके मुंह में, सबके मन में बस एक ही विचार था, उनकी टोली में आया हुआ पंचलाइट। इसके सिवा और कोई भी बात नहीं, कोई दूसरी बात ही वहाँ नहीं हो रही थी। फिर सरदार ने खुशहाली बताते हुए, अपना बड़प्पन दिखाते हुए, गुड़गुड़ी पीते हुए, गुड़गुड़ी यह एक प्रकार के धूम्रपान की एक विशिष्ट पद्धति थी, तो उसके दरवाजे पर सभी लोग जमा हुए हैं और इस पंचलाइट को जलता हुआ देखने के लिए काफ़ी उत्साहित है। तो शाम होने तक का ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब अंधेरा हो और कब इस पंचलाइट को जलाया जाए। तब तक इंतज़ार करने वाले लोगों को इस सरदार ने आनंद के साथ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उन भोले भाले लोगों के सामने अपना बड़प्पन बताते हुए कहा कि दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी और 5 रुपए। इस पर सरदार कहने लगे कि मैंने दुकानदार से कहा कि देखिए दुकानदार साहेब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। उन भोले भाले गांव वालों के सामने ये जो सरदार है वह, उन्होंने जो ये बात रखी है, उनके कहने का उद्देश्य अथवा प्रयोजन ये था कि दुकानदार ने इसकी कीमत जो थी वह 5 कौड़ी और 5 रुपए बताई थी,
लेकिन जब मैंने दुकानदार से कहा, यानी सरदार ने दुकानदार से कहा कि ये मत समझिए कि हम लोग एकदम से गांव वाले हैं, अनपढ़ देहाती और नादान है, ऐसे बहुत से पंच लाइट को हमने देखा है। और इसके बाद वह दुकानदार कहता है, उसने कहा था कि ठीक है, आप सरदार होकर खुद पंच लाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। मतलब ये कि सरदार गांव वालों के सामने ये बताना चाहते हैं कि इसकी कीमत ज़्यादा थी, मैं खुद गया और दुकानदार से मैंने खुद बात की और इसी वजह से यह 5 कौड़ी में हमें मिला है। अब सरदार के इतने कहने पर दीवान जी भी जो है वह चुप नहीं रहे। इससे आगे का हिस्सा, दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट। अब यहाँ तक का हिस्सा हम देख रहे हैं। ये जो सरदार है, जिन्होंने अभी अपना बड़प्पन दिखाते हुए लोगों को ये जताने और बताने का प्रयास किया कि 5 रुपए और 5 कौड़ी में आने वाला पंचलाइट मैं गया इसलिए 5 कौड़ी में ही मिला। इस पर दीवान जी कहते हैं कि दुकानदार जो था वह चेहरा परखने वाला इंसान था। इस पंचलाइट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने कहा कि देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा कैसे ले जाएंगे इसे? और फिर दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा था कि क्यों रे, दीवान जी की आंखों के आगे धुरखेल करता है, माने दीवान जी को धोखा देता है, दे दो बक्सा। अब पंचलाइट खरीदा है तो बक्सा तो मिलेगा ही, लेकिन यह गांव वालों के सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए दीवान जी कहते हैं कि मैं गया इसलिए इस पंचलाइट का खाली बक्सा इस पंचलाइट के साथ मिला और मैंने दुकानदार से इस बारे में बात भी की थी। इस पर टोले के लोग जो है वह भोले भाले लोग सरदार और दीवान को बड़ी श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हैं। और इस स्थिति में छड़ीदार जो था, जो कि पंचलाइट का बक्सा माथे पर लेकर सबसे आगे आगे चलता था, अब ये जैसे जैसे आगे आगे चलते हुए कदम रखता तो कहीं अंदर से छन छन की आवाज़ जो है या सन सन की आवाज़ जो है वो अंदर कल कब्जे वाली चीज़ है तो उसमें से कोई ना कोई पार्ट तो बजेगा ही। लेकिन भोली भाली औरतों के सामने ये छड़ीदार कहता है कि रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट। यानी इस तरह से गांव वालों के सामने ये लोग अपना बड़प्पन जो है वह सरदार, दीवान और छड़ीदार जो है वह बताने का प्रयास करते हैं। इससे आगे, लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौक पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गाय लू तो दुहे कौन लो मज़ा। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले? यह बात नहीं कि गांव भर बालने वाला नहीं है। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा? इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से। पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। अब यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देखेंगे। इस पंचलाइट के आ जाने से महतो टोली में काफ़ी उत्साह का वातावरण निर्माण हुआ है।
यहाँ के बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द सभी इस पंचलाइट को जलता हुआ देखने के लिए काफ़ी उत्साहित है और अपना सारा काम वाम छोड़ करके इस सरदार के दरवाजे पर इकट्ठा हुए हैं और अंधेरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस सारे उत्साह के माहौल में सबके दिमाग में भले ही आनंद हो, लेकिन ऐन मौके पर यह सवाल निर्माण हो गया कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि इस महतो टोली में तो इस समय उपस्थित लोगों में से कोई भी इस पंचलाइट को जलाने का काम नहीं कर सकता था। रुदल शाह नाम का जो बनिया है, बनिया माने व्यापारी, उसकी दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल माने रॉकेल या केरोसिन आया हुआ है। और अब सवाल पैदा ये हुआ कि यहाँ बैठे इतने अज्ञानी लोगों में से कोई भी अगर इसको नहीं जला सकता तो इस पंचलाइट को जलाएगा कौन। हालांकि यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। जब उन्होंने पंचलाइट खरीदा तब भी नहीं, और खरीदने के बाद भी नहीं। और अब हालात ऐसे हैं कि सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, सरदार के दरवाजे पर यह पंचलाइट रखा हुआ है, पूजा की सामग्री सजी हुई है, भजन कीर्तन करने के लिए कीर्तनिया लोग अपना खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं है। हालांकि इस गांव में अभी भी ऐसी, इस महतो टोली में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी जिसमें किसी प्रकार से जलाने बुझाने का झंझट हो। अब वो कहावत है ना कि जो गाय ले और उसमें से दूध दुहाना अगर नहीं आता तो फिर मज़ा लो मज़ा। इसी तरह से ये कल कब्जे वाली चीज़ बालना माने प्रज्वलित करना अथवा जलाना, ये नहीं आता। और इसी तरह का माहौल यहाँ निर्माण हुआ है। अब इस गांव में कुल मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, लेकिन हर एक पंचायत का दूसरी पंचायत से जो रिश्ता है वह इतना अच्छा नहीं है। और इसीलिए उस पंचलाइट को जलाने के लिए अन्य टोली में से, अन्य पंचायतों में से बहुत से लोग जानकार हैं, लेकिन इस समय वह पहली बार जलाने के लिए इस पंचलाइट को किसी दूसरे टोली के आदमी से इसको जलाने के लिए ये लोग कतई तैयार नहीं है। और उनकी मानसिकता यह है कि इसकी पूजा करके, इसका शुभ लाभ करके किसी भी दूसरे टोली के आदमी से पंचलाइट जलाने से बेहतर तो ये है कि यह इसी तरह से पड़ा रहे, क्योंकि वो लोग ज़िंदगी भर इनको कोसते रहेंगे कि तुम लोगों का पंचलाइट जो है वो पहली बार किसी दूसरे टोली के लोगों ने इसको जलाया था, और वह ताने मारते रहेंगे। और यह उनकी बर्दाश्त से बाहर है, पंचायत की इज्जत का सवाल है। और किसी स्थिति में ये दूसरे टोली के लोगों से कहने के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। इससे आगे चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ठिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ठिबरी कौन बालता है। सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, रजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जले लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। अब यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देख रहे हैं। ये जो पंचलाइट है इसको जलाने के लिए इस समय उपस्थित लोगों में से कोई भी सक्षम नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है और कोई भी जलाना जानता नहीं। यह सोचकर इस महतो टोली में चारों तरफ उदासी छा गई। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था और इस पंचलाइट के आनंद में किसी ने अपने घर में दिया भी नहीं जलाया था। अब इतने नए और इतने सुंदर पंचलाइट के सामने अपने घर में ठिबरी कौन जलाएगा आज। सभी उत्साह के मारे सरदार के दरवाजे पर खड़े हैं और धीरे धीरे यह उत्साह मायूसी में परिवर्तित हो रहा है। इनके सभी किए किराए पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि इसको जलाना कोई जानता ही नहीं। और यही वजह है कि सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं।
वहाँ होने वाले बाकी सारे पंचों के चेहरे भी उदासी और मायूसी के मारे जो है वह उतर गए। उस भीड़ में से किसी एक ने कहा, ये कल कब्जे वाली चीज़ बहुत नखरा करती है। कल कब्जे वाली चीज़ माने अलग अलग पार्ट्स जोड़ करके बनाई गई ये जो चीज़ है, इसका नखरा कुछ ज़्यादा ही होता है। इसी दौरान महतो टोली के ही एक नौजवान ने आकर कहा कि रजपूत टोली के लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और वह जानबूझकर हमारा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर इसको जलाना नहीं जानते तो उसके सामने कान पकड़कर 5 बार उठो बैठो, अपने आप जलने लगेगा। इस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसी सूचना एक नौजवान ने आकर दी। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा कि आज भगवान ने उन्हें हम पर हंसने का मौका दिया है, तो हंसेंगे नहीं वो लोग। इस तरह की बात जो है वह होने लगी और हर तरफ जो है वह निराशा का माहौल निर्माण हो गया। इसी दौरान एक बूढ़े ने आकर खबर दी कि रुदल शाह नाम का जो बनिया है वह भारी बतंगड़ आदमी है। बतंगड़ माने बहुत बातें करने वाला आदमी है। पंचलाइट का पंपू ज़रा होशियारी से देना, इस तरह से वो कह रहा है। अभी आज जलाना कोई नहीं जानता और वह और ज़्यादा नसीहतें और सलाहें जो है वह इन लोगों को दे रहा है। हर तरफ जो है वह मायूसी का वातावरण निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता और धीरे धीरे रात्रि हो रही है और अंधेरा बढ़ रहा है। इससे आगे गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपए जुर्माना, न देने हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली, चिगो, चिद। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से। गोधन जानता है पंचलाइट बालना। कनेली बोली, कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन अब यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देखेंगे। अब हर तरफ जो मायूसी का माहौल निर्माण हुआ था और सब लोग इस चिंता में थे कि इस पंचलाइट को कौन प्रज्वलित करेगा। उसी भीड़ में से जो गुलरी काकी गोसाई का भजन गुनगुना रही थी, उनकी बेटी जिसका नाम मुनरी है, मुनरी के मन में बार बार एक बात आकर फिर लौट जाती है। वह संकोच कर रही है, लेकिन वो जानती है कि इस पंचलाइट को उसी गांव का गोधन नाम का एक नौजवान युवक है, वह उसी महतो टोली में से है और उसको पंचलाइट जलाने का हुनर पता है, वह जला सकता है इसको। लेकिन गोधन का तो हुक्का पानी बंद है। हुक्का पानी बंद होना माने बहिष्कृत करना। गोधन को पंचायत से या महतो टोली से जो है वह बहिष्कृत किया गया है, और उसकी वजह यह है कि मुनरी की माँ माने गुलरी काकी, इसने पंचायत में गोधन के खिलाफ यह शिकायत की थी, यह फरियाद की थी कि गोधन मुनरी को देखकर रोज़ जो है वह सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। वह गीत है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। तो पहले ही गोधन से पंचायत के लोग या पंच वगैरह नाराज़ थे, क्योंकि पहले तो ये बाहर से आकर दूसरे गांव से आकर बसा हुआ है, और महतो डोली में सम्मिलित होने से पहले उसने 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ पैसे पंचों को नहीं दिए, जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी। इसलिए गोधन से ये लोग पहले से ही नाराज़ थे। उस पर जब गुलरी काकी ने मुनरी के बारे में गोधन के खिलाफ जब शिकायत की, तो पहले ही पंच जो नाराज़ थे उन्होंने
गोधन का हुक्का पानी बंद किया। उससे कहा कि 10 रुपए तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा और नहीं दिए तो तुम बहिष्कृत। ये सोचकर उन्होंने गोधन को अपने पंचायत से बाहर किया था। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब उसी गोधन से ये पंचलाइट कैसे जलाए, और मुनरी भी इतनी भीड़ में उस गोधन का नाम कैसे ले। लेकिन मुनरी बड़ी चालाक है। उसने अपनी सहेली जिसका नाम कनेली है उसके कान में एक धीरे से एक बात डाल दी, कनेली चिगो चीध। अब चिगो चीध में से ची अगर निकाले तो चिगो गो बच जाता है, और चीध में से ची निकाले तो ध माने गोधन। इस रूप में कहते हुए गोधन का नाम कनेली के कान में मुनरी ने डाल दी। इस पर कनेली मुस्कुराई और उसने उस भीड़ में कहा कि गोधन तो बंद है, माने गोधन का हुक्का पानी बंद है, वो तो पंचायत से बाहर है। इस पर मुनरी बोली, तू कह तो सरदार से, माने सरदार से बात तो करके देख ले तू। और उसी भीड़ में से कनेली ने कहा, गोधन जानता है पंचलाइट बालना। इस पर सरदार ने कहा, कौन गोधन जानता है बालना। लेकिन माने सरदार के मन में संकोच इसी कारण से हुआ क्योंकि वह महतो टोली में से होते हुए भी इस समय तो वो बहिष्कृत है, उसका हुक्का पानी बंद है। अब इससे आगे सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है, कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। यहां तक का हिस्सा हम लोग देखेंगे। सरदार ने जो है वह जब ये सुना कनेली से कि गोधन इस पंचलाइट को जला सकता है तो पहले तो उनके मन में शक या संकोच निर्माण हो गया। लेकिन फिर सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने उन पंचों की ओर देखा जिन पंचों ने एकमत होकर के गोधन का हुक्का पानी बंद किया था, उसको बहिष्कृत किया था। हालांकि महतो टोली और गांव भर के सभी लोग गोधन से इस कारण से नाराज थे क्योंकि वह सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला एक नौजवान है। लेकिन इस समय तो उस गोधन के अलावा इस महतो टोली की इज्जत को कोई नहीं बचा सकता। और यही सोचकर सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। माने ये जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं ये यह सोचने लगे कि सारे महतो टोली की इज्जत जो है वह इस समय पानी में बही जा रही है और किसी तरीके से इस पंचलाइट को जलाने वाले गोधन को यहाँ बुलवा करके इस पंचलाइट को जलाना ही पड़ेगा। और उनकी बात से सहमत होते हुए दीवान जी ने कहा, ठीक है। वहाँ होने वाले पंचों ने भी एक स्वर में कहा कि ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। गोधन को खोल दिया जाए माने गोधन का जो हुक्का पानी बंद करके उसको बहिष्कृत किया गया था उसको फिर से पंचायत में महतो टोली में जो है वह वापस लिया जाए। फिर सरदार ने छड़ीदार नाम के उस सामान्य चपरासी किस्म के आदमी को भेजा, लेकिन वह खाली हाथ वापस आ गया। गोधन उसके साथ नहीं था और वह आकर कहने लगा कि गोधन आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि पंचों की क्या प्रतीत, माने पंचों का क्या भरोसा, अगर कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। माने इस पंचलाइट को जलाते हुए अगर उसका कोई पार्ट, उसका कोई कल कब्जा अगर खराब हो गया तो पंच जो है वह मुझे ही जिम्मेदार ठहरा करके मुझे ही दंड और जुर्माना भरने के लिए कहेंगे। उनका कोई विश्वास नहीं है, उनका कोई भरोसा नहीं है। और यह बताते हुए छड़ीदार जो है वह मायूस हो गया और रोनी सूरत बनाकर किसी तरह से गोधन को मनाने के लिए कहने लगा। वह कहता है कि किसी तरह से उसको राजी करवाइए।
नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। माने कल सवेरे से बाकी सारे टोली के लोग हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारा गांव में घूमना फिरना तक दुश्वार हो जाएगा। इसी दौरान जिस गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत की थी, वही गुलरी काकी कहती है कि जरा मैं देखूं कह के, माने क्या मैं गोधन से बात करके देखूं। इस तरह का सुझाव गुलरी काकी ने पंचों और अन्य लोगों के सामने रखा। इससे आगे गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े में चली गई। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैल गुरछल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे चलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंच लाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़ कर गई और मसली गरी का तेल ले आई। गोधन पंच लाइट में पंप देने लगा। अब यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देखेंगे। जब गुलरी काकी ने गांव वालों से कहा कि मैं ज़रा बात करके देखूं या मैं ज़रा देखूं कह के, और वह उस भीड़ में से उठ करके गोधन के झोंपड़े में चली गई और उसको किसी तरह से मना करके फिर वापस ले आई। जैसे ही गुलरी काकी के साथ गोधन आता हुआ दिखाई दिया तो सभी के चेहरे पर फिर से आशा की रोशनी चमकी और गोधन जो है वहाँ आ करके चुपचाप उसमें होने वाला केरोसिन तेल उस पंचलाइट में भरने लगा। इसी दौरान सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटने वाली बिल्ली को भगाया। बिल्ली का चक्कर काटना जो कि अशुभ हुआ करता था, माना जाता था, तो उस बिल्ली को वहाँ से सरदार की स्त्री ने भगाया। और कीर्तन मंडली का जो मुखिया था, मुलगैन था, उसने अपने मूर्छल माने मूछों के बालों को संवारा और गोधन ने फिर पूछा, स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट माने स्पिरिट, बिना स्पिरिट की ये कैसे जलेगा? फिर से एक बार गांव वालों के सामने या महतो टोली के लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यह दूसरा ही बखेड़ा खड़ा हुआ। पंच लाइट को लाते समय स्पिरिट लाना चाहिए था और वह सरदार, दीवान या अन्य पंच जो रामनवमी के मेले में गए थे वह नहीं लाए। यह सोचकर, यह देखकर उन लोगों में उनकी बुद्धि पर अविश्वास निर्माण हो गया और वे सोचने लगे कि बिना बुझे समझे काम करते हैं ये सरदार, दीवान, पंच वगैरह। अब कुछ समय पहले यही सरदार, दीवान और छड़ीदार जो है वह लोगों के सामने अपना बड़प्पन दिखा रहे थे और इस समय लोग उनकी बुद्धि पर अविश्वास प्रकट करते नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार पूरे लोगों में या पूरे समूह में मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार है, वह बिना स्पिरिट के ही इस पंच लाइट को जलाने का प्रयास करने लगा। उसने कहा कि थोड़ा गरी का तेल ला दो। गरी माने नारियल। और कोई जाने से पहले मुनरी दौड़ कर गई और मसली हुई गरी का, मसली हुई माने नारियल में से निकाले हुए गरी का जो तेल है वह लेकर आई। गरी माने नारियल तेल, गरी का तेल ला दो माने नारियल का तेल ला दो, ऐसा उसने कहा। और वह पंच लाइट में जो है वह पंप देने लगा। पंच लाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंच लाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंच लाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंच लाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया।
पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। अब यहाँ तक का हिस्सा हम लोग देखेंगे। जैसे ही बिना स्पिरिट के गरी के तेल के माध्यम से ही गोधन जो है वह इस पंचलाइट को जलाने का प्रयास करने लगा। उसने उसमें केरोसिन तेल डाला और उस पंचलाइट को पंप देने लगा। तो लोग धीरे धीरे पंचलाइट की रेशमी थैली में रोशनी नजर आने लगी। गोधन कभी उसको मुंह से फूंकता, कभी उस पंचलाइट की चाबी घुमाता। धीरे धीरे जो है वह प्रयास करने लगा। कुछ ही समय में पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और उसमें से धीरे धीरे रोशनी बढ़ने लगी। रोशनी के बढ़ते ही और पंचलाइट के प्रज्वलित होते ही लोगों के दिलों में गोधन के प्रति होने वाला जो मैल है, जो उसके प्रति होने वाली शिकायत है, वह धीरे धीरे दूर हो गई और लोग सोचने लगे कि गोधन बड़ा काबिल लड़का है। आज उसने जो है वह बहुत अहमियत भरा और महत्वपूर्ण काम किया है। अंत में ये जो पंचलाइट की रोशनी जो इधर उधर फैलने लगी तो कीर्तन मंडली के लोगों ने एक ही स्वर में महावीर स्वामी की जय इस प्रकार से स्वर लगाया, आवाज़ लगाई और उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में भोले भाले गांव वालों के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट दिखाई देने लगे और सारे लोगों का दिल गोधन ने जीत लिया। गोधन के प्रति लोगों के मन में होने वाला यह विश्वास देखकर मुनरी ने हसरत माने उम्मीद भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। दोनों की आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की, जय हो जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पशा पशा पुलकित हो रहा था। ये जो सरदार है उन्होंने गोधन को अपने पास बड़े प्यार से बुलाकर उससे कहा कि तुमने आज हमारी जाति की अर्थात महतो टोली की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ ये मुहावरा है। इसका अर्थ है तुम्हारा अपराध, तुम्हारा गुनाह जो है वो माफ किया गया है। खूब गाओ सलीमा का गाना। और जिस गुलरी काकी ने मुनरी को लेकर के पंचायत में गोधन के खिलाफ शिकायत की थी, उसके दिल से भी गोधन के प्रति होने वाला मैल दूर हो जाता है और वह कहती है कि आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की तरफ देखा। शर्म के मारे मुनरी की पलकें झुक गई। जो लोग कीर्तन कर रहे थे उन कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर दिया और जय हो की ध्वनि लगाई। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ और पौधों का पशा ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही शब्द है पत्ता पत्ता। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता जो है वह पुलकित हो रहा था। माने हर तरफ उस गांव में जो है वह माहौल निर्माण